तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत क्लास 8 की एनसीईआरटी बदल दी गई है और इस एनसीईआरटी में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल को लेकर कुछ उल्लेखनीय बदलाव किए गए हैं। और इसमें जो ये काल है, उस काल को काला अध्याय यानी इतिहास का डार्कर फेज, एक अंधकार युग के रूप में इस काल का वर्णन किया गया है। ये जो बुक है, ये दिल्ली सल्तनत के साथ शुरू होकर औपनिवेशिक काल तक ये जाता है और इसमें सल्तनत काल और मुगल काल को इतिहास का एक डार्कर फेज, एक अंधकार युग के रूप में वर्णन किया गया है, क्योंकि इस दौरान बड़ी मात्रा में अंधाधुंध रक्तपात, ब्लडशेड और युद्ध की नीति अपनाई गई। तो ये खबर देश के सभी बड़े बड़े अखबारों में छपा है। आप मेरे पीछे द इंडियन एक्सप्रेस देख पा रहे हैं, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि एनसीईआरटी सोशल साइंस टेक्स्ट बुक क्लास 8 न्यू बुक फ्लैग्स ब्रूटैलिटी ऑफ मुगल्स विद नो ब्लेम डिस्क्लेमर। यानी इस बुक में एक नोट भी ऐड किया गया है कि ये उस काल की बात है, उस युग की ये बात है, वर्तमान में इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, यानी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। तो आइए इस पूरे मैटर को हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक की बात है। तो इस बुक का जो नाम है वो देख पा रहे, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। तो एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड इसका नाम है, यानी समाज की खोज भारत और उससे परे, इस बुक का नाम है। तो ये जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत इसको तैयार किया गया है और ये बुक जो है 13वीं से 17वीं शताब्दी तक के इतिहास, भारतीय इतिहास को ये बुक कवर करेगी। यानी 13वीं से 17वीं सदी के इतिहास को ये कवर करती है, या औपनिवेशिक काल के पहले तक। और इसमें दिल्ली सल्तनत, मुगलों और मराठों और सिखों के उत्थान को बताया गया है, उसकी चर्चा की गई है। अब इसमें जो है क्या क्या है, ये सारी बातें मैं आप लोग को बताने जा रही हूं, बस इस एक खबर के बाद कि 17,999 में आपको मिल रहा है अनअकैडमी पर कंप्लीट कोर्स आईएएस की तैयारी के लिए, जीएस प्रीलिम्स प्लस मेंस। रिंकू लाइव मेरा कोड है। तो यहां पर जो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का इस बुक में चित्रण कैसे किया गया है, तो आइए इसको देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का काल। तो जो अलाउद्दीन खिलजी का काल, जो अलाउद्दीन खिलजी का जो पीरियड भारत में रहा है, वो रहा है 1296 से 1316। तो 1296 से 1316 अलाउद्दीन का पीरियड रहा और इस दौरान अलाउद्दीन ने उत्तर विजय, दक्षिण विजय किए, यानी एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसके दक्षिण विजय का श्रेय इसके एक सिपाह सलार सेनापति मलिक काफूर को दिया जाता है। तो इस दौरान मलिक काफूर ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा। गुजरात अभियान जो 1299 में हुआ था, उस दौरान सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया था। तो ये सारी चर्चाएं जो है, पिछले जो इतिहास की किताब थी, जो क्लास 7th थी उस समय, इस बार क्लास 8th में मध्यकाल पढ़ाया गया, उस समय क्लास 7th में मध्यकाल पढ़ाया गया था, जो इसके पहले की आपकी न्यू एनसीईआरटी थी, जो एनसीईआरटी 2005 के बाद आई थी। तो उसमें इन सभी बातों की चर्चा नहीं थी, अभियान की तो चर्चा थी। इसमें यह भी बताया गया है कि मलिक काफूर ने बहुत सारे हिंदू मंदिरों जैसे श्रीरंगम, मीनाक्षी मंदिर, मदुरै के चिदम्बरम मंदिर आदि पर उसने हमला किया, इन मंदिरों को तोड़ा, ये इस बुक में बताया गया है। और दिल्ली सल्तनत के काल में बौद्ध, जैन और हिंदू मंदिरों पर जो हमले हुए थे, वो सिर्फ और सिर्फ लूट के लिए नहीं थे, बल्कि
वो किस लिए थे? तो क्योंकि जो है उस समय इन लोगों को जो है इस्लाम में क्योंकि मूर्ति पूजा बहुत हराम है और ये मूर्ति भंजक के रूप में ये लोग जो है एक धार्मिक कार्य करते थे और इसको एक बहुत सराहा गया था इस्लाम में। तो इसलिए जो ये आइकोनोलॉजी के अगेंस्ट भी था, यानी प्रतिमा भंजन के कारण भी किया गया था। तो जो लोग अभी तक ये कहते रहे थे कि दिल्ली सल्तनत का जो नेचर था, जो प्रकृति थी, वो काफी हद तक सेक्युलर थी और उसको पूरी तरह से धर्म तंत्र यानी थ्योक्रेसी नहीं कह सकते, पर इस बुक में बताया गया है कि इस समय जो है विजय अभियान जो किए जाते थे, उस विजय अभियान के दौरान एक उद्देश्य ये भी हुआ करता था कि मंदिरों को तोड़ा जाए, मूर्तियों को तोड़ा जाए, क्योंकि इस्लाम में ये प्रतिबंधित था। मुगल काल पर आते हैं तो मुगल काल में बाबर का जो काल था, यानी बाबर ने ही भारत में मुगल वंश की स्थापना की और बाबर का जो काल रहा वो आपका 1526 से 30 रहा है। तो पिछले बुक में जो क्लास 7th की एनसीईआरटी हुआ करती थी, उस बुक में दिखाया गया कि क्योंकि बाबर को अपने वतन से निकाल दिया गया, इसको फरगना छोड़ना पड़ा, समरकंद छोड़ना पड़ा और फिर काबुल में इसने शरण ली थी, इसलिए इसको भारत की तरफ देखना पड़ा था। और ये एक इंटेलेक्ट स्कॉलर के रूप में दिखाया गया था बाबर को। इस बुक में भी बताया गया है कि जो बाबर है वो बाबर एक इंटेलेक्ट है, राइटर भी है और उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तुजुके बाबरी, टर्किश लैंग्वेज में बाबर ने लिखी। लेकिन इसके साथ बाबर को यह भी बताया गया है आपकी इस नई बुक में कि बाबर जो है एक क्रूर और निर्दयी विजेता भी था। तो एक इंटेलेक्चुअल और राइटर स्कॉलर होने के साथ साथ बाबर एक जो है क्या था, तो बाबर एक क्रूएल और रूथलेस कॉन्करर भी था और ये जो शहरी आबादी का इसने जो है वध करवाया, इसने जो है मैसेक्री करवाया जो है अर्बन पॉपुलेशन का। विमेन्स को, जो महिलाएं थी, महिलाएं और महिलाओं को दास बनाया गया था, महिलाओं और बच्चों को दास बनाया गया था और पुरुषों की हत्या की गई थी। और बाबर को शौक था, आपको दिखाती हूं इसकी कटिंग, जो ऑब्वियसली जो आपका इकोनॉमिक्स जो टाइम्स है और बाकी जो किताबें उन सब ने जो चर्चा की है, ये मैं इंडियन एक्सप्रेस का जो मैंने आप लोगों को कटिंग दिखाया है, तो इसमें ऑब्वियसली कि उस ऑथेंटिक ये सोर्स है और बुक से ही ये लिया गया है। तो इसमें दिखाया गया है कि वो जो है उस जिस भी शहर पर ये हमला करता था, उस शहर के इंटायर पॉपुलेशन को ये काट डालता था, सबका मर्डर कर देता था, महिलाओं और बच्चों को दास बना लेता था। और कुछ इसको बहुत ही मतलब इसको प्राइड फील होता था इस चीज में, तो टावर्स ऑफ स्कल्स बनाने में, इरेक्टिंग टावर्स ऑफ स्कल्स में, यानी जो कंकालों के का जो टावर बनाने में, कंकालों का टीला बनाने में जो है इसको बहुत ही प्राइड फील होता था, यानी लोगों को मारकर एक दूसरे के ऊपर जमा कर देना। तो ये जो है कहते हैं कि इसमें जो है इसको बहुत ज्यादा आनंद अनुभव होता था। जबकि इसके पहले क्लास 7th में कुछ और ही दिखाया गया था कि बाबर को फोर्स किया गया अपने वतन से मतलब हटने में, अपने वतन से इसको भगाया गया था, इसलिए वो हिंदुस्तान विजय की उसने सोची और हिंदुस्तान में भी उसने समझदारी से शासन किया था। अकबर के काल को हमेशा से क्या दिखाया गया है, तो एक महान युग, अकबर को एक महान जो बादशाह के तौर पर जो बहुत ही सहिष्णु था और जिसने सुलह कूल की नीति दी थी। लेकिन इस बुक में यह बताया गया है कि अकबर का जो काल रहा वो क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण था। तो अकबर के काल को डिस्क्राइब किया गया है मिक्सचर ऑफ क्रूएलिटी एंड टॉलरेंस। इट वॉज अ ब्लेंड ऑफ क्रूएलिटी एंड टॉलरेंस। तो अकबर का काल जो कि आपका ये 1556 से 1605 अकबर का पीरियड
आपके मध्यकाल में भारत में रहा है। तो कहा गया है कि अकबर का ये मिश्रण था, मतलब सिर्फ और सिर्फ सहिष्णुता ही नहीं थी जो अब तक हम लोग सुलह कुल की नीति को पढ़ते आए हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या अकबर के बारे में लिखा गया है। तो अकबर के बारे में एक उदाहरण दिया गया है कि अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर हमला किया, तो चित्तौड़गढ़ पर जो हमला है वो 1576 का है। आप लोगों ने सुना होगा हल्दी घाटी की लड़ाई। तो 1576 में जब अकबर चित्तौड़गढ़ पर हमला करता है और फिर वो चित्तौड़गढ़ को जब जीत लेता है, तो उसने जो है एक मैसेज भेजा विक्ट्री का अपने दरबार को, अपने दरबारियों को। और उस समय लगभग 30,000 सिविलियंस मारे गए थे। तो लगभग 30,000 सिविलियंस इस हमले में मारे गए थे। और मैसेज जो भेजता है वो अपने दरबार को, उस मैसेज में वो कहता है कि हमने यहां पर बहुत सारे नंबर ऑफ फोर्ट्स एंड टाउन्स जो यहां पर इन लोगों को से बिलोंग करता था, उसको जो है हम लोगों ने जीत लिया है और यहां पर हम इस्लाम इस्टेब्लिश करेंगे। तो हमने यहां पर इस्लाम यानी इस्लाम की स्थापना कर दी है और हमारे खून के प्यासे तलवारों की मदद से, विद द हेल्प ऑफ आवर ब्लड थर्स्टी स्वर्ड्स, वो कहता है अपने मैसेज में कि हमने अपनी खून की प्यासी तलवारों की मदद से हमने यहां पर जो है इनफिडेलिटी को बिल्कुल क्या कर दिया है, इनके माइंड से इरेज कर दिया है। हम लोगों ने इनके टेम्पल्स को, इनके मंदिरों को तोड़ दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है और उन सभी प्लेसेस को भी हमने तोड़ दिया है जो हिंदू धर्म के प्रतीक थे। तो इस बुक में ये अकबर के एक मैसेज को उस समय के समकालीन स्रोत से उठाकर इसमें डाला गया है और एक नोट इसमें ऐड कर दिया गया है कि इसके बाद अकबर जो है थोड़ा सहिष्णु हो गया था अपने, मतलब जो है लेटर फेज में अपने शासन के थोड़ा सहिष्णु हो गया था। फिर भी जब वो सहिष्णु हो गया था अन्य धर्मों के प्रति यानी बहुसंख्यक हिंदुओं के प्रति, तो उस समय भी जो मुस्लिम्स थे, जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको माइनॉरिटी में उसने रखा था। तो नॉन मुस्लिम्स वेर केप्ट इन अ माइनॉरिटी इन द हायर स्केल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इसके प्रशासन में बहुत ही कम संख्या में रहे और इनको जो है माइनॉरिटी में रखा गया अकबर के समय में। और औरंगजेब तो वैसे ही बदनाम रहा है शुरू से ही। तो औरंगजेब को ऐसे शासक के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो बिल्कुल ही पूरी तरह से धार्मिक असहिष्णु था। इसके बारे में तो पहले भी इस तरह की बातें हुई हैं, लेकिन मंदिरों को गिराने में, सिख गुरुद्वारों को नष्ट करने में, बनारस के मंदिरों को, मथुरा के मंदिरों को इसने जो है गिराने में बहुत ज्यादा इसने रुचि ली थी, क्योंकि ये मंदिरों को गढ़ मानता था ये जो है अपने अगेंस्ट षड्यंत्रों का, काफिरों का, तो इसलिए इसने गिरवाया था। ये तो सच्चे इस्लाम की भूमिका ये निभा रहा था। तो इन सभी शासकों के बारे में पूरी तरह से एक स्पष्ट इनके कार्यों को लिखा गया है, उन कार्यों को भी जिन कार्यों को अब तक जो हमारे यहाँ भारतीय जो शासन में जो लोग रहे उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहने में परहेज रही, उन बातों को दबा छुपाकर रखने की कोशिश की जाती थी। और जो लोग इस बात को कहते भी थे वो भी स्पष्ट रूप से नहीं कहते थे, वो भी दबा छुपाकर इन बातों को कहते थे। यहां तक कि इस समय की कर प्रणाली जो रही, जो यहां पर इस समय जो टैक्सेशन सिस्टम रहा, उसको भी कहा गया है कि भाई ये भी, इसमें भी कहीं ना कहीं धार्मिक असहिष्णुता दिखाई गई। तो इसमें खास तौर पर मेंशन किया गया है जजिया को, कि जजिया कर किससे लिया जाता था, तो ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। तो जो नॉन मुस्लिम्स होते थे उनसे जजिया लिया जाता था, क्योंकि आपको अगर मुस्लिम शासन में रहना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इस बुक में कहा गया है कि ये एक अपमानजनक कर था
और ये इसलिए लिया जाता था कि अगर आपको मुस्लिम शासन में सुरक्षा चाहिए तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, अगर मुस्लिम शासन में आपको सुरक्षा चाहिए। तो इन सभी बातों को बहुत ही खुलकर स्पष्ट रूप से आपकी क्लास 8 की नई एनसीईआरटी में कही गई है। लेकिन इसमें साथ ही कुछ नोट्स ऐड किए गए हैं। नोट्स कैसे ऐड किए गए हैं? डिस्क्लेमर के रूप में ऐड किए गए हैं। एक सावधानी पूर्वक नोट जोड़ा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अतीत की घटनाओं के लिए अब हमें उत्तरदायी नहीं ठहराना चाहिए आज के समय में। यानी जो है मतलब ये कॉशनरी नोट है ये, कि कोई किसी भी इंडिविजुअल को, किसी समुदाय या व्यक्ति को आज के समय में हमें इन घटनाओं के लिए अकाउंटेबल नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उस समय की बात थी, है ना, ये उस समय और परिस्थितियों की बात थी, लेकिन उस समय ये हुआ है, इसको छुपाना नहीं चाहिए हमारी आने वाली पीढ़ी से, हमारी वर्तमान पीढ़ी से, ताकि उन लोगों को वस्तु स्थिति पता रहे। तो मतलब उद्देश्य ये रहे, इस एनसीएफ 2023 के तहत इस किताब को चलाया जाएगा और उद्देश्य ये है कि ऐतिहासिक घटनाओं की ईमानदार व्याख्या की जाए और आज के छात्रों को मौका दिया जाए कि वो समझदारी पूर्ण विश्लेषण कर सके, वो इंटेलिजेंट एनालिसिस कर सके। तो ये इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव ये है, या ये भी उल्लेख है इसमें कि आज हम उन घटनाओं की जिम्मेदारी नहीं ले सकते जो सैकड़ों वर्ष पहले हुई थी। तो आज उन घटनाओं की हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते जो सैकड़ों वर्ष पहले हुई थी, लेकिन उन घटनाओं के बारे में हमें पता तो होना ही चाहिए। हमें पता होना चाहिए, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी पता होना चाहिए। ये उद्देश्य इस न्यू एनसीईआरटी की है। मराठों का चित्रण इसमें कैसे किया गया है? मराठों का सिखों का जो चित्रण किया गया है, तो इसमें मराठों और सिखों का चित्रण ऐसे किया गया कि इनका उद्भव जो हुआ वो अगेंस्ट मुगल रूल हुआ है। और शिवाजी जो महाराज हैं, जो शिवाजी महाराज हैं, इनको बहुत ही दूरदर्शी रणनीतिकार, एक स्ट्रैटेजिस्ट और सच्चे विजनरी, ट्रू विजनरी के रूप में शिवाजी महाराज का चित्रण किया गया है। और इसमें तो देखो कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि क्योंकि शिवाजी महाराज ने जिस तरह से मुगल सेना से इन्होंने लोहा लिया था एक छोटी सेना के साथ, और क्योंकि आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते थे तो इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर अपनाया था शिवाजी ने। और शिवाजी की अगर हम लोग बात करें तो ये हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे युवाओं के लिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने अदम्य इच्छा शक्ति और साहस के बल पर ही इन्होंने जो है एक मराठा साम्राज्य खड़ा किया था। तो शिवाजी के बारे में ये बातें लिखी गई हैं और कहा गया है शिवाजी के बारे में कि ये भारत की सांस्कृतिक विविधता के सच्चे योगदानकर्ता, कंट्रीब्यूटर ये रहे हैं इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी के। और इनके समय में एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, एक मजबूत राज्य की इन्होंने नींव रखी, जिसका नाम इन्होंने रखा था स्वराज। और इसी तरह से सिखों का इसमें जो है पूरा का पूरा इसमें दिया गया है उदाहरण। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो नई टेक्स्ट बुक है इसमें एक नई दृष्टि दी गई है, एक नई दृष्टि के साथ इसमें परिवर्तन किया गया है। और पुरानी पुस्तकों की तुलना में जो ये मतलब आपने होश संभाला है तो अब तक जो है एक ओल्ड एनसीईआरटी थी जो आप लोगों ने रोमिला थापर का पढ़ा था, आर्य शर्मा का पढ़ा, सतीश चंद्र का पढ़ा, बिपिन चंद्र का पढ़ा, फिर उसको चेंज करके एक न्यू एनसीईआरटी लाई गई थी जिसमें बहुत ही कम फैक्ट्स होते थे और एक अलग सी कहानी उसमें बताई गई थी। उससे बियॉन्ड ये एक बुक आई है, ये तीसरी, और इसमें जो है साक्ष्य आधारित एक संतुलित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया है और जो हुआ है उसको छुपाने की कोशिश नहीं की गई है। सारी बातों को खुलकर इसमें बताया गया है। तो यानी इसमें जो है केवल सूचनाओं पर आधारित
ये बुक ना होकर कि केवल आप फैक्ट्स को रटें, उसके बियॉन्ड इसमें क्या किया गया है कि आप अच्छी तरह से विचार विमर्श कर सके, आप चिंतन मनन कर सके, आप सोच सके और आप ये भी निष्कर्ष निकाल सके कि इतिहास में ऐसा हुआ है और आप ये भी समझ सके कि ये उस समय काल की बात थी, उस टाइम पीरियड की ये बात थी और आज उन बातों के लिए जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराया जा सकता है। और ये इस पीढ़ी को ये भी संदेश देने का इसमें प्रयास किया गया है कि आप निष्पक्ष रूप से समझिए, यानी इस पुस्तक को पढ़ने वाले अलग अलग समुदाय के लोग होंगे। सभी समुदाय के लोगों से ये अपील की गई है कि आप निष्पक्ष रूप से समझें, बिना किसी वर्ग या धर्म का पक्षपात किए। यानी आप ये समझें कि आपके पूर्वजों ने क्या किया है और अगर आपके पूर्वजों ने कुछ किया है तो आपको आज के समय में उसके लिए जो है क्या करना चाहिए। तो आज के समय में अपने को आप बदलिए, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आप को आप बदलिए और कदम ताल मिलाकर चलने का प्रयास कीजिए। तो इसमें ये संदेश देने की कोशिश इस बुक में की गई है और फॉर्मल क्लैरिफिकेशन के साथ इसमें एक औपचारिक स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि मतलब इसमें धार्मिक हमलों और क्रूरता जैसे शब्द ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किए गए हैं। ये इस बुक में जो है एक फॉर्मल क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि धार्मिक हमले और क्रूरता जैसे शब्द ऐतिहासिक संदर्भ में ये इस्तेमाल किया गया है। ये दिखाने के लिए किया गया है कि सत्ता के दुरुपयोग और धार्मिक असहिष्णुता किस प्रकार समाज को प्रभावित करती है। यानी उस समय जिन लोगों ने लोगों के धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाई, जिन्होंने ब्लड शेड्स किए सिर्फ ये सोचकर कि ये जो सामने वाली जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, वो हमसे अलग है, जबकि इंसान में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन क्योंकि हम अपने समुदाय और अपने संप्रदाय के बातों में आकर उस संप्रदाय से प्रभावित होकर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे सामने कोई जो खड़ा है वो मानव है, इंसान है। ये न सोचकर हम सोचते हैं कि वो दूसरे संप्रदाय का है, वो अन्य संप्रदाय का है। और जब सत्ता आती है तो आप असहिष्णु हो जाते हो, इंटॉलरेंस हो जाते हो। तो सत्ता के दुरुपयोग से कैसे लोग करते हैं और कैसे अंधे हो जाते हैं, इसको दिखाने का प्रयास इसमें किया गया है। तो निष्कर्ष के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि यह जो बुक है आपकी पूरी सत्यनिष्ठ, संतुलित और निष्पक्ष ढंग से प्रस्तुत करने का इसने प्रयास किया है। किनको? तो ऐतिहासिक घटनाओं को। क्योंकि अभी तक जो है क्या होता था कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो सच बातें होती थी, जो हुई हैं हमारे देश में, उनको छुपाया जाता था। उसी को इसमें स्पष्ट ढंग से लिख दिया गया है। तो मुगल काल की क्रूरता को उजागर किया गया है, लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि आज की पीढ़ी को उन घटनाओं के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और उस समय की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी दिखाया गया है, लेकिन साथ में यह भी बताया गया है कि राजसी शान शौकत पर इतना खर्च किया गया, बिल्डिंग्स बनाए गए और जो है अपने सोने चांदी के बर्तनों में लोग भोजन करते थे। एक आलीशान ऐश्वर्य पूर्ण जीवन जीने में किस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, इसको भी बताया गया है। तो यही कंक्लूजन है इस बुक का हमारा कि भाई आप जो है इतिहास को गहराई से समझने के साथ भविष्य की तरफ भी अग्रसर होइए। और आज के समय में आप अपने को विक्टिम न दिखाएं, अपने को आप विक्टिम न शो करें। आप ये देखें कि पूर्वजों ने क्या किया है, जिसकी वजह से सामने वाले जो संप्रदाय को आपसे मतलब कुछ क्या आ गया है, तो कुछ जो है आप कह सकते हैं कि पूर्वाग्रह मन में बैठ गया है। तो अब हमारे देश में जो स्पष्ट रूप से जो दो समुदाय हैं, यानी एक हिंदू एक मुस्लिम, इन दोनों को यह समझना होगा कि कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं,
कुछ ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से दोनों संप्रदायों में जो कुछ क्या है, तो कुछ आप कह सकते हैं कुछ तनाव है और कुछ डिफरेंसेज हैं, कुछ दूरियां हैं। इनको भुलाकर दोनों समूहों को, संप्रदायों को आगे बढ़ना है, एक साथ इस देश को आगे ले जाना है। तो दोनों को ही समझना होगा। दोनों जब एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे ऐतिहासिक घटनाओं को देखते हुए, तो शायद आगे की राह बहुत आसान होगी। यही इस टेक्स्ट बुक का ध्येय है। तो जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अनअकैडमी पर आईएएस की तैयारी करवाई जाती है, और अगर आप या आपके घर से, आपके से बिलोंग कुछ भी लोग अगर इस तैयारी से जुड़े हुए हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि अनअकैडमी पर 17,999 में आईएएस की तैयारी हो रही है। तो रिंकू लाइव मेरा कोड है, मेरे से जुड़ सकते हैं आप लोग। तो जय हिंद, जय भारत।